वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का फुल चैप्टर, ठीक है, जो कि इस साल के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इस वीडियो में हम ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स और कुछ इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत बार ही पूछी जाती हैं और जो इस साल का न्यू पेपर का स्टाइल आएगा आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग भी जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंड तक ज़रूर देखना है और सभी टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स को अगर आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट हैं उनको आपने अच्छे से याद करना है, वो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में सभी फिनोमिनास के बारे में बात की जाती है जो फिनोमिनास होते हैं एट द सरफेस, ठीक है। सरफेस का मतलब क्या होता है? बाउंड्री सेपरेटिंग द टू बल्क फेसेस, या फिर दो जो फेसेस होंगे उन दोनों का जो इंटरफेस होगा, जहां पर वो दोनों जो हैं वो फेसेस एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, वो जो उन दोनों की बाउंड्री होती है वो बन जाता है सरफेस, ठीक है। उस पर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, जो भी प्रॉपर्टीज उस पर डिपेंड करती हैं, वो सब कुछ हम सरफेस केमिस्ट्री में रीड करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फिनोमिना जो कि सरफेस के साथ रिलेटेड है, दैट इज द एडजॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन में ध्यान रखिएगा, ये अब्जॉर्प्शन से होती है डिफरेंट। एडजॉर्प्शन क्या होती है कि जब मॉलिक्यूल्स किसी सब्सटेंस के किसी दूसरे सब्सटेंस जो कि सॉलिड या फिर लिक्विड होगा के सरफेस पर अट्रैक्ट होकर रिटेन हो जाते हैं, मतलब उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बाद में वहीं पर ही वो जुड़ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल, चारकोल जो होती है वो बहुत सारी ही गैसेस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा सकती है। ऐसे ही सिलिका जेल है, वो वाटर वेपर्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। और अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसके ऊपर जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होगी वो होता है एड्सॉर्बेंट, और जो मॉलिक्यूल्स ऊपर आकर अट्रैक्ट होकर वहां पर ही जुड़ जाएंगे उनको बोलते हैं एड्सॉर्बेट। जैसे कि यहाँ पर एड्सॉर्बेट हुआ वाटर वेपर, एड्सॉर्बेंट हुआ सिलिका जेल, एड्सॉर्बेंट हुआ चारकोल, एड्सॉर्बेट हुए गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोगों ने नोट डाउन भी जरूर करना है। और एब्जॉर्प्शन जो होती है वो अब्जॉर्प्शन से डिफरेंट होती है, ठीक है। इन अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड, मतलब कि बाहर और सॉलिड के अंदर जो है वो सब्सटेंस यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। बट एडजॉर्प्शन में बाहर जो सब्सटेंस वो ज़्यादा एडजॉर्ब होता है अंदर की बजाय। सो अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि concentration of the substance is same throughout the material, but this is not in the case of adsorption। इसके केस में तो बाहर जो है वो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हाई रहती है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जो एक्चुअल में जो है वो अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों मोस्टली एक साथ हो जाती हैं। तो जब ये दोनों एक साथ होती हैं तो हम इसको बोलते हैं सोप्शन, ठीक है। So sorption is adsorption and absorption take place simultaneously. फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स विद सोयल, ठीक है, सोयल के ऊपर जो होते हैं वो मिनरल्स एडजॉर्ब भी होते हैं और अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, ठीक है। सो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सो नाउ कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में मैं आपको और इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स यहाँ पर बता रहा हूँ। एडजॉर्प्शन इज ए थिन लेयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो मिनरल्स की एक थिन लेयर सोयल के आसपास एक बन जाती है जो कि एडजॉर्प्शन हुई। और अब्जॉर्प्शन कैसे होती है? वेयर दे आर टेकन इनसाइड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सोयल, ठीक है, सोयल के अंदर तक वो जो अब्जॉर्ब हुए होते हैं। तो मान लीजिए ये है कोई सोयल का एक मॉलिक्यूल या फिर एक पार्टिकल, इसके अंदर अगर आ जाएंगे मिनरल्स तो ये हुई अब्जॉर्प्शन, अगर वो बाहर एक थिन लेयर बना लेंगे तो ये हुई एडजॉर्प्शन,
ठीक है, तो दोनों एक साथ होते हैं, दैट इज कॉल्ड द सोर्प्शन। सो नाउ मैकेनिज्म ऑफ द एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन क्यों होती है, क्यों सरफेस पर कोई दूसरे जो होते हैं मॉलिक्यूल्स आकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए, अब अगर कोई मॉलिक्यूल है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, उस पर सभी डायरेक्शन से सेम फोर्सेस अप्लाई होती हैं, ठीक है, बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं, वो सभी फोर्सेस वहां पर एक जैसी होती हैं सभी डायरेक्शन से। बट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस पर, उनके ऊपर सिर्फ इनवर्ड फोर्सेस होती हैं, मतलब अब यहाँ पर सिर्फ इनवर्ड पुल है, तो इसका मतलब सरफेस वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन पर एक अनबैलेंस्ड इनवर्ड फोर्सेस ही होती हैं, ठीक है, जिनकी बैलेंसिंग के लिए, मतलब ऊपर से भी सेम फोर्सेस आ जाएं, इसके लिए वो बाहर के किसी मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब वो किसी बाहर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए, तो वो उनको रिटेन कर कर ही रखते हैं, इसको हम एडसॉर्प्शन बोल देते हैं। तो इन अनबैलेंस्ड इनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए एडसॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द एडसॉर्प्शन। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो आपको इसी चीज को ही एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए बस। ओके, सो इसके बाद इसमें आता है कि टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन दो टाइप की होती है, एक है यहाँ पर फिजिकल एडसॉर्प्शन, दूसरी है यहाँ पर केमिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन को हम बोल देते हैं फिजियोसॉर्प्शन, इसको बोल देते हैं केमिसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन में क्या होगा कि पार्टिकल्स ऑफ द एडसॉर्बेट आर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट बाय फिजिकल फोर्सेस। जो पार्टिकल्स आकर ऊपर जुड़ेंगे वो सिर्फ वेंडरवाल फोर्सेस के साथ ही अट्रैक्ट हुए होंगे, कोई भी केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं हुई होगी। बट इन द केस ऑफ द केमिकल एडसॉर्प्शन यहाँ पर बन जाएंगे केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स बन जाएंगे जो एडसॉर्बेंट के ऊपर आकर यहाँ पर पार्टिकल्स जुड़ेंगे, वो इसके साथ बॉन्ड्स बना लेंगे, ठीक है, तो ये होती है केमिसॉर्प्शन, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है आप लोगों को, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले समटाइम्स फिजियोसॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर में पास टू द केमिसॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, जब लो टेम्परेचर पर फिजियोसॉर्प्शन होती है मतलब सिर्फ वैन डर वाल अट्रैक्शन होती है, बट जैसे जैसे हाई टेम्परेचर होता है तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होकर न्यू बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो बन जाती है केमिसॉर्प्शन। ऐसा भी होता है जैसे कि हाइड्रोजन की एडसॉर्प्शन होती है ऑन द निकल मेटल, वो अगर हाई टेम्परेचर पर हो तो वो बॉन्ड्स बनाने शुरू कर लेगा, ठीक है। सो नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों को इसके बारे में याद रखनी, अबाउट द एडसॉर्प्शन की प्रोसेस के बारे में कुछ बातें। एडसॉर्प्शन जब होती है तो सरफेस के जो इनवर्ड फोर्सेस होती हैं अनबैलेंस्ड, वो डिक्रीज हो जाती हैं, ठीक है ना, उन्हीं को तो हमने बैलेंस करना था। तो इसका मतलब कि सरफेस की एनर्जी डिक्रीज होती है, तो एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि फोर्सेस डिक्रीज हुई हैं तो एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। एंड आल्सो रैंडम मोशन जो होता है वो बाहर जो एडसॉर्बेट होता है उसका डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पर एंट्रोपी में भी डिक्रीज आता है। तो एंथैल्पी एंड एंट्रोपी बोथ आर द नेगेटिव साइंस। सो देयरफॉर डेल्टा जी चेंज इन द गिब्स एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अबाउ, ये हमें थर्मोडाइनमिक्स में फॉर्मूला मिलते हैं। तो इसका साइन भी नेगेटिव होगा, इसका साइन है नेगेटिव, तो बाहर का माइनस इसके साथ हो जाएगा प्लस। तो गिब्स एनर्जी होती है फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दैट इज इसका साइन हमें चाहिए नेगेटिव। अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बनानी हो, मतलब वो यहाँ पर हो सकती हो, फिजिबल हो, तो इसका मतलब जो यहाँ पर है हमारी इंथैल्पी, उसका मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, तो ही हमारी एडसॉर्प्शन की प्रोसेस है जो वो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस बन पाएगी, ठीक है। तो इससे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सम केमिसॉर्प्शंस में भी एंडोथर्मिक, कुछ ऐसी होती हैं केमिसॉर्प्शंस जो कि एंडोथर्मिक भी हो सकती हैं, ठीक है, बट मोस्टली क्या होती हैं एक्सोथर्मिक। ओके, सो इसके बाद अब हम इन दोनों में डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे। ये डिफरेंस आप लोग एनसीईआरटी बुक में से ही डायरेक्टली याद कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा है। सो सबसे पहले दिस इज अराइजेज, दैट इज द फिजियोसॉर्प्शन, दैट इज द केमिसॉर्प्शन। इसमें होती हैं वैन डर वाल फोर्सेस, इसमें होती हैं
बॉन्ड्स बनते हैं केमिकल। दिस इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इसका कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता, कोई भी गैस किसी भी सॉलिड पर एब्जॉर्ब हो सकती है। अमाउंट पर डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्शन का अमाउंट लो है या फिर हाई है, ये होती है स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड्स जब फॉर्म होने हैं तो स्पेसिफिक मतलब कि किसी खास चीज़ के साथ ही ये जो है हो सकती है केमिसॉर्प्शन। रिवर्सिबल होती है, ठीक है, मतलब कि पार्टिकल्स को अगर हम वहाँ से डिसॉर्प्शन कर देते हैं, ठीक है, एड्सॉर्प्शन की ऑपोजिट रिवर्स प्रोसेस, उनको उतार देना वहाँ से, दैट इज कॉल्ड द डिसॉर्प्शन। तो बाद में फिर से एड्सॉर्प्शन हो सकती है, ये होती है इरिवर्सिबल क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ते हैं। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोर इजिली इक्विफेबल गैसेज आर एड्सॉर्ब्ड रेडली, जिन गैसेस को इजिली इक्विफाई किया जा सकता है उनकी एड्सॉर्प्शन जल्दी हो जाती है। दिस इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। गैसेज विच कैन रिएक्ट विद एड्सॉर्बेंट शो द केमिसॉर्प्शन, जो रिएक्ट कर सकती हैं वही शो करेंगी, दूसरी तो फिजिसॉर्प्शन करेंगी। इंथैल्पी इज लो, इंथैल्पी इज हाई, क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक होगी, बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल बट हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, बाकी हमने ऊपर बताया ही था। नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज समटाइम्स नीडेड बिकॉज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बॉन्ड पहले ब्रेक होंगे फिर ही न्यू बॉन्ड बनेंगे, इसलिए। डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, ठीक है। रिजल्ट्स इनटू द, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट्स इनटू द मल्टी मोलिकुलर लेयर्स, इसका मतलब है ये कोई सॉलिड है, ठीक है, अगर इसके ऊपर यहाँ पर एड्सॉर्प्शन हो चुकी है तो इसके ऊपर एक और बन सकती है लेयर, इसके ऊपर एक और बन सकती है, ऐसे आगे की आगे 2-3 लेयर्स एड्सॉर्ब होकर बन सकती हैं। इट रिजल्ट्स इनटू द यूनिमोलिकुलर लेयर, क्योंकि सिर्फ एक ही लेयर जो है वो बॉन्ड्स बना सकती है, दूसरी बिल्कुल नहीं बनाएगी। तो ये कुछ डिफरेंस के हैं पॉइंट्स जो आप लोगों को अच्छे से याद करने हैं। इनमें से शॉर्ट आंसर्स या फिर रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ द गैसेज ऑन द सॉलिड। जब कोई गैस सॉलिड पर एड्सॉर्ब होती है तो हीट बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोर इजिली इक्विफेबल, जिसको इजिली इक्विफेबल किया जा सकता है उसकी एड्सॉर्प्शन भी मोर रेडली होती है। इजिली इक्विफेबल वो गैसेज होती हैं जिनका के क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर, ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड, जिसके ऊपर अगर हम गैस को हीट कर देते हैं तो उसको लिक्विफाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता, चाहे जितना मर्जी प्रेशर आप लोग अप्लाई वहां पर कर दें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जितनी हाई रहेगी उतनी ईजिली गैस को लिक्विफाई बनाया जा सकता है और उतनी ज़्यादा है उसकी एड्सॉर्प्शन होगी। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के लिए जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी, इसलिए इसकी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन एंड एड्सॉर्प्शन भी सबसे ज़्यादा रहेगी। उससे लो अमोनिया की होगी, उससे लो CO2 की, उससे लो मीथेन, फिर आती है हाइड्रोजन की, ठीक है। ये है टेंडेंसी टू एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पर SO2 की है, ठीक है, और सबसे लो हाइड्रोजन की है। इसके बाद आता है कि वो एड्सॉर्बेंट पर भी डिपेंड करती है कि चारकोल है या फिर एक्टिवेटेड चारकोल है, इन चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करेगी अगर हम कर दें डिक्रीज इन टेम्परेचर को लो कर दें और प्रेशर को इंक्रीज कर दें, क्योंकि गैस को सॉलिड के ऊपर जोड़ना है, इसलिए। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ही एड्सॉर्प्शन होगी। ये तो आप लोगों को सिंपल सी बात ही पता है कि सरफेस फिनोमिना सरफेस एरिया पर ही डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये थे फैक्टर्स जिन पर के ये जो है वो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो आगे इन पर कुछ और स्टडी करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और सिंपली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स का क्या मतलब है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब की वेरिएशन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। सो इनमें से एक इंपॉर्टेंट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमें बताया गया था, दैट इज द फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। इसमें हमें ये कुछ ग्राफ्स बनाकर दिए गए हैं जो हमें अच्छे से स्टडी करने हैं, ठीक है।
सबसे पहला है ये वाला ग्राफ, यहाँ से आप लोगों ने शुरू करना है। x बाय एम यानी कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, पर यूनिट मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट। तो यहाँ पर x है मास ऑफ द एब्जॉर्बेट जो कि उसके ऊपर एब्जॉर्ब हुई है, और m है यहाँ पर मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट जिसके ऊपर हुई है, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर को हाई रखते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ऐसे कुछ ग्राफिकली हमें कर्व्स मिलती हैं। तो मतलब कि T1 टेम्परेचर जब हाई टेम्परेचर था तो ये वाली कर्व बनी, अगर हमने लो टेम्परेचर किया तो ये वाली बनी। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद इसकी कर्व जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इस प्रेशर को हम बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है। तो इस पर उसने कुछ यानी कि फ्रेंडलिच ने कुछ हमें रिलेशंस बनाकर दिए, वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो ये वो कुछ हैं रिलेशंस। एट लो प्रेशर अमाउंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू प्रेशर रेज टू पावर 1। एट द इंटरमीडिएट प्रेशर दैट इज द प्रेशर रेज टू पावर 1 ओवर n, वेयर n की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। और एट हाई प्रेशर तो यहाँ पर बन जाएगा x ओवर m इज इक्वल्स टू k ओनली p रेज टू पावर 0 यानी कि कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, एट लो प्रेशर कुछ ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, ये वाली। एंड एट द हाई एट द इंटरमीडिएट प्रेशर यहाँ से कुछ ऐसे बन जाएगा। एंड एट द हायर प्रेशर यहाँ से आगे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये उसने डिफरेंट प्रेशर की रेंजेस के लिए हमें अलग अलग रिलेशन बना कर दिए थे, दैट इज कॉल्ड द फ्रेंडलिच आइसोथर्म, ठीक है। तो ये आप लोगों को बनाना है अगर वो पेपर में आ जाए। ये जो है ये सभी फॉर्मूला हाई प्रेशर पर फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन जो कि इंटरमीडिएट वाली थी उसका अगर हम यूज़ कर लें टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो उससे ये वाला भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। और इस इक्वेशन पर बेस्ड हम ऊपर एक ग्राफ भी हमने बनाया था, ठीक है। तो ये वाला आप लोग ग्राफ भी जरूर याद रखिएगा। जितने भी ग्राफ आए हैं वो प्लीज़ ड्रॉ कर लें, अभी साथ में ही ड्रॉ करें, वीडियो को यहीं पर रोकें। आप लोगों के सामने साफ साफ ये ग्राफ बने हुए हैं, इसे रोक कर सिंपली इसे बनाएं। log p यानी कि प्रेशर का हमने कर लिया log, और log x बाय m कर लिया, तो यहाँ से ये बन गया आपका यहाँ पर y इंटरसेप्ट log के, और इसकी स्लोप बन गई 1 ओवर n, ठीक है। तो ये हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं सीधा सीधा, ओके। इसके बाद आता है adsorption isobars at a constant pressure temperature versus amount of the gas adsorbed की वेरिएशन। अगर तो है फिजियोसॉर्प्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर है यहाँ पर फिजियोसॉर्प्शन तो क्या होगा, तो कुछ ऐसी बनेगी कर्व, ठीक है। अगर है फिजियोसॉर्प्शन यानी कि अगर हम करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज तो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड डिक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फिजियोसॉर्प्शन डिक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा कि पहले तो जो है वो हमारी केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, क्योंकि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते रहेंगे। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद वो डिक्रीज होती है, क्योंकि जो न्यू बॉन्ड बने हैं वो भी ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए, ठीक है। तो इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं दैट इज द एड्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशंस। सो जैसे कि हमने गैस की सॉलिड पर एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन किया है, ऐसे ही सॉल्यूशन में से भी एड्सॉर्प्शन होती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड ऑन द चारकोल, चारकोल पर एसिटिक एसिड हो जाता है, या फिर लिटमस सॉल्यूशन हो जाता है ऑन द चारकोल, या फिर आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चौक को हम रख सकते हैं इन द चौक को हम यूज़ कर सकते हैं इन द इंक, जो हमारी ब्लू या फिर रेड इंक्स होती हैं, ठीक है। उसमें आप लोग चौक को रख कर देखें, जो कि चौक होता है ब्लैक बोर्ड पर यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो उस पर भी आप लोगों को एड्सॉर्प्शन देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, एंड एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट, एंड आल्सो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। कंसंट्रेशन उस सोल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ज़्यादा होगा एड्सॉर्प्शन भी उतनी ज़्यादा रहेगी। इसके लिए भी सेम फॉर्मूले हैं जैसे कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में था, इसके लिए भी आप सेम टू सेम वैसा ही फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर हो सकता है।
अब है कुछ एप्लीकेशंस एब्जॉर्प्शन की जो आप लोगों ने खुद रीड करनी है। आप लोग वीडियो को रोक कर इसके बारे में इनके सभी के हेडिंग्स याद कर लें, और या फिर आप लोग बुक में से कहीं से भी इनको सिर्फ जस्ट एक बार सिंपली आप लोगों को रीड आउट करना है, ठीक है। पास नाउ अब है इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशंस, और सिंपली कॉल्ड द कोलॉइड्स। ये क्या होते हैं? ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है in which one substance is dispersed as a very fine particles in another substance called dispersion medium। एक सब्सटेंस को किसी दूसरे में डिस्पर्स किया होता है, इनको हम बोल देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, बट ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की फॉर्म होती है, ठीक है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज रहता है वो रहता है 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच। और जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, जिनके बारे में कि हमने सेकंड चैप्टर में रीड किया है, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, उनमें साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, और जो सस्पेंशंस हैं उनमें साइज रहता है मोर देन द 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं वो जो सस्पेंशंस एंड ट्रू सॉल्यूशन के बीच के साइज वाले पार्टिकल से बनते हैं, ठीक है। तो इनमें जो खासियत क्या है कि इनका सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके कारण के इनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इनके सरफेस पर डिपेंड करती हैं। इसीलिए ही हम सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में ही स्टडी की जाती है, ठीक है। तो इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पेंट्स, स्मोक, मिल्क, फॉग, क्लाउड्स, सोप लेदर, ये सभी इनकी एग्जांपल्स हैं। तो अब हम इनकी रीड करने जा रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहली है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट के सॉलिड सॉलिड है, सॉलिड इन लिक्विड है, सॉलिड इन गैस है, वो सभी फॉर्म्स और विद एग्जांपल से आपको एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, प्लीज़ इन्हें याद रखिएगा। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं कि एरोसोल्स, इमल्शंस, दोनों टाइप ऑफ एरोसोल्स, एंड सिंपल सोल्स, ये चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सॉलिड को सॉलिड में ऐड होगा तो इसे बोलते हैं सॉलिड सोल। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ये सभी एग्जांपल्स आप लोगों ने अब खुद रीड करनी है। जैसे कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड में करते हैं डिस्पर्स तो बनती हैं सोल्स। इनकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि पेंट्स या फिर सेल फ्लूइड्स। लिक्विड को करते हैं लिक्विड में तो ये बनती हैं इमल्शंस, जैसे कि है मिल्क या फिर है बटर, ठीक है। सॉलिड को हम करते हैं गैस में तो ये बनती हैं एरोसोल, जैसे कि स्मोक और डस्ट। ऐसे ही बाकी सभी फॉर्म्स आप लोग वीडियो को स्टॉप कर कर यहाँ से जरूर रीड कर लें, ठीक है। इनमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमारा डिस्पर्शन मीडियम, जैसे कि सोल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट होते हैं, यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम होते हैं, ठीक है। अगर हमारा डिस्पर्शन मीडियम होगा अल्कोहल्स तो हम इन्हें बोल देते हैं अल्कोसोल। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोस नाइट्रेट इन इथाइल अल्कोहल, ये बन जाएगा डिस्पर्स्ड फेस, दिस इज द डिस्पर्शन मीडियम। ऐसे ही अगर होगा वाटर तो बन जाएगी हाइड्रोसोल, जैसे कि सल्फल्यूट्स। अगर होगी एयर तो ये बन जाएगी एरोसोल। ये जो दोनों हमने एग्जांपल्स ऊपर की हैं, स्मोक, फॉग या फिर मिस्ट, क्लाउड, ये सभी इसकी एग्जांपल्स बन जाएंगी, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि यहाँ पर कहते हैं कि अल्कोसोल्स क्या होती हैं, तो आप लोगों ने ये बताना है कि जिसमें डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल होगा एंड साथ में उसकी एग्जाम्पल बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आती है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम में जो भी इंट्रैक्शन होगी उनके अंदर जो आर्टिकल्स हैं उस पर बेस्ड। तो इसमें सबसे पहली टाइप आती है लायोफिलिक कोलाइड्स, जो कि लिक्विड के साथ इंट्रैक्शन होती है, लिक्विड लविंग होते हैं। मतलब कि डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम में यहाँ पर अफिनिटी होगी, अट्रैक्शन होगी, और इनको बनाना हमारे लिए इजी होता है। डायरेक्टली इनको बनाया जा सकता है बाय मिक्सिंग द सब्सटेंसेस लाइक गम, जेलेटिन, स्टार्च विद द सूटेबल लिक्विड, ठीक है। इनमें जो होती है वो स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है। ये रिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल होने का मतलब अगर हम किसी वे से डिस्पर्स्ड फेस को डिस्पर्शन मीडियम से बाहर निकाल देते हैं तो दोबारा से इनको एक दूसरे में मिक्स करने पर इनको दोबारा से बनाया जा सकता है, और ये स्टेबल रहती हैं, और इनकी प्रेसिपिटेशन होना काफ़ी मुश्किल होता है। प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हैं कोगुलेशन, वो इसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि ये स्टेबल होती हैं, ठीक है। तो इनका जो दूसरा पार्ट आता है दैट इज द आयोफोबिक सोल्स, ठीक है।
लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या होते हैं, जो कि लिक्विड से रिपेल होते हैं, यानी कि लिक्विड हीटिंग होते हैं। इनमें या तो अट्रैक्शन ही नहीं होती या फिर बहुत ही वीक अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। इनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स होते हैं, जो कि आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये सभी इरिवर्सिबल होती हैं एंड इनकी प्रेसिपिटेशन होना भी काफ़ी इजी होता है। जस्ट हमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देना है या फिर हीटिंग करनी है या फिर शेकिंग कर देनी है कोई चीज़ इसमें ऐड कर तो ये ज़्यादा स्टेबल बिल्कुल नहीं होते। तो इनकी एग्जांपल्स हैं कोलॉइडल सोल्स ऑफ सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सल्फर एंड हाइड्रोक्साइड्स जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल, और या फिर सल्फाइड्स जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड्स की सोल। ठीक है, सो ये थी 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके बाद होगा क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली आती है मल्टी मोलिक्यूलर कोलॉइड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? मल्टी मोलिक्यूलर, जब स्मॉल मोलिक्यूल्स एग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है, जब एटम्स और द स्मॉलर मोलिक्यूल्स एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल डायमेंशंस, यानी कि 1 to 1000 नैनोमीटर का साइज बन जाता है। छोटे जो होते हैं एटम्स, वो सभी आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सो इन दीज पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय द वैन डेर वाल्स फोर्सेस। फॉर एग्जांपल गोल्ड सोल ऐसे बनती है, ठीक है, सल्फर सोल बनती है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो आपको ये भी एग्जाम में आ सकता है कि जो हमारी सल्फर सोल होती है वो कौन सी होती है, मल्टी मोलिकुलर होती है या फिर मैक्रोमोलिकुलर होती है। ऐसे भी एग्जाम में बहुत बार ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए इनकी एग्जांपल्स याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टाइप आती है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, जिनके मोलिक्यूल्स का साइज ऑलरेडी ही बहुत ही बड़ा होता है, जैसे कि प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, उनके जो होते हैं, उनको जब किसी सूटेबल सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो ये अपने साइज को कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज की रेंज में वहां पर बना लेते हैं। ठीक है, तो इनका एक कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। सो दीज आर द क्वाइट स्टेबल एंड रिसेंबल द रियू सोल्यूशन इन मैनी रिस्पेक्ट्स। ठीक है, सो इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज एंड मैन मेड। कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टायरीन, यानी कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कुछ पॉलीमर्स या फिर कुछ प्रोटीन्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, वो सभी ये बनाएंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। फिर आते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ये कुछ अलग है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स? दीज आर सब्सटेंसेस विच व्हेन dissolved in a medium behave as a normal electrolyte at low concentration। लो concentration पर तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है, बट एट हायर कंसंट्रेशन इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी एग्रीगेट हो जाते हैं, और एग्रीगेट होने के बाद उनका साइज कोलाइडल डायमेंशन में आ जाता है और वो बन जाता है कोलाइडल सोल्यूशन। और जो एग्रीगेट होकर एक वो बड़े वाला मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम बोलते हैं मिसेल्स। उसको क्या बोलते हैं? मिसेल्स। ठीक है, so what are the micelles? Micelles are the aggregated particles formed by the association, यानी कि जुड़ना, of the colloids in the solution। ठीक है, these contains about 100 molecules or more। ठीक है, for example soaps, detergents form aggregates in the concentrated solution। soap का अगर हम यूज़ करेंगे concentrated solution तो उसमें भी सेम होता है कि soap के सभी molecules aggregate होकर मिसेल बना लेते हैं। ये लोग आप खुद soap के बारे में रीडिंग जरूर करें। ठीक है, सो इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ द मिसेल्स टेक प्लेस अबव द सर्टन टेम्परेचर। किसी खास टेम्परेचर के ऊपर ही ये सब कुछ होता है, दैट इज कॉल्ड द क्राफ्ट टेम्परेचर। ये पेपर में डेफिनेशन आती है। ठीक है, याद रखिएगा, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर के में मिसेल फॉर्मेशन होती है, एंड अबव सर्टन कंसंट्रेशन, एक स्पेसिफिक जो होगी उस सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन भी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द CMC। इट मीन्स दैट द क्रिटिकल आइसोलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन। ये दोनों डेफिनेशंस बहुत बार पूछी जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम बनाते हैं कोलॉइड्स को। इनको प्रिपेयर करने के क्या मेथड हैं? स्पेशली हैं फॉर द लायोफोबिक, क्योंकि लायोफिलिक तो सिंपली मिक्सिंग के साथ ही बन जाते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल मेथड की ज़रूरत नहीं है। लायोफोबिक के लिए सबसे पहला मेथड है बाय द केमिकल मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन होने पर जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं उनके सभी मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होकर अपना जो है वो अपनी सोल्स बना लेते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन बना लेते हैं। तो ये वाली सभी रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में बहुत बार ही पूछी गई हैं। तो आर्सेनियस ऑक्साइड को H2S के साथ
रिएक्ट करवाएंगे, डबल डिकम्पोजिशन होगी तो आर्सेनियस सल्फाइड की सोल बन जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड को H2S के साथ करवाएंगे तो सल्फर सोल बना लेंगे। गोल्ड के क्लोराइड की ऑक्सीडेशन की रिडक्शन होगी विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड, तो उससे बन जाएगी गोल्ड की सोल। तो फेरिक क्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाकर हाइड्रोलाइसिस होगी तो फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल बन जाएगी। ये चारों रिएक्शन से याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सेकंड मेथड, दैट इज द पेप्टिजेशन, ठीक है। पेप्टिजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है पेप्टिजेशन? सो पेप्टिजेशन में क्या होता है कि हम किन्हीं फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स को चेंज कर सकते हैं इनटू द कोलाइडल फॉर्म बाय एडिशन ऑफ ए सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो उस प्रेसिपिटेट के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं आयंस, ठीक है। तो आयंस जब एड्सॉर्ब हो जाते हैं, मान लीजिए ये पूरे बने हुए थे प्रेसिपिटेट, जुड़े हुए थे, बट अब इनके इन सभी पार्टिकल्स पर आयंस हो चुके हैं एड्सॉर्ब, तो ये उन पर आ जाएगा चार्ज, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरा था, ये उसका पार्टिकल, उस पर भी आ गया चार्ज। अब जब इन पर फॉर्म हो जाएगा चार्ज, वो भी सेम वाला, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल है करेंगे और ये सभी दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि ये सभी हो जाएंगे डिस्पर्स, तो वो एक सोल बन जाएगी। तो चार्ज जो कि आयंस के एड्सॉर्ब होने पर आया है उसके साथ ये सोल बना देते हैं। तो इसकी एग्जांपल है जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, वो फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन में से Fe3 पॉजिटिव आयंस को एब्जॉर्ब करवाकर बाद में अपनी कोलाइडल सोल बना लेते हैं। ऐसे ही जो हमारे सिल्वर क्लोराइड के होते हैं प्रेसिपिटेट, वो सिल्वर पॉजिटिव आयंस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवाकर एक पॉजिटिव सोल बना लेते हैं। तो इसका मतलब है कि कोलाइडल सोल्यूशंस पर चार्ज भी होता है, वो भी हम आगे जरूर रीड करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आती हैं प्योरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशंस। तो देखिए कि जो भी होते हैं कोलाइडल सोल्यूशंस, अब इनमें, ठीक है, कुछ लो अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स का होना असेंशियल है, क्योंकि इसके साथ उनकी स्टेबिलिटी बनती है, बट अगर वो ज़्यादा हो जाएं तो वो इसकी प्रेसिपिटेशन भी ये करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें उसमें से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव करना पड़ता है, तो इसको हम एज ए इम्प्योरिटी यहाँ पर मान सकते हैं। तो प्योरिफिकेशन का सबसे पहला मेथड है दैट इज द डायलिसिस, ठीक है। अब ये क्या होती है? डायलिसिस में क्या किया जाता है कि एक स्पेशल काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि एनिमल मेम्ब्रेन वगैरह में हम अपने कोलाइडल सोल्यूशन को रख देते हैं। उसके अंदर जो ऐसे कुछ पोर्स होते हैं, होल्स इतने छोटे होते हैं कि जिसमें से सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जो भी वहाँ पर आयंस होते हैं, क्रिस्टलाइट्स होते हैं, वो सभी तो उसमें से बाहर आ सकते हैं, वो सभी बाहर आ जाते हैं, बट हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स अंदर रहते हैं, बट जो वहाँ पर आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो सभी बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे हमारा कोलाइडल सोल्यूशन वहाँ पर प्योरीफाई हो जाता है, यानी कि उसमें से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयंस हैं, वो सभी बाहर निकल जाते हैं। हमारी बॉडी में ब्लड की भी प्योरीफिकेशन आती है, यहाँ पर ऐसे ही होती है, बिकॉज ब्लड भी एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर कौन इसको प्योरीफाई करता है? दैट इज द किडनीज, ठीक है। तो अब क्या है कि नॉर्मल जब हम इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो इसकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। तो इसकी स्पीड को इंक्रीज करवाने के लिए हम इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एनोड और कैथोड, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ताकि आयंस वहाँ से कुछ फास्ट स्पीड के साथ बाहर निकलें और ये जल्दी जल्दी साफ हो जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ द प्योरिफिकेशन। तो जब हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल किडनीस, ठीक है, टू प्योरीफाई द ब्लड, जब किसी की किडनीस जो हैं वो फेल हो जाती हैं तो यूज़ की जाती हैं आर्टिफिशियल किडनीस, उसमें इलेक्ट्रो डायलिसिस का यूज़ होता है, उसके साथ ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है यहाँ पर मेथड, दैट इज़ द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें तो इस प्रोसेस में कुछ स्पेशल टाइप के ही फिल्टर पेपर्स को बनाया जाता है। फिल्टर पेपर्स को बनाने के लिए एक नॉर्मल फिल्टर पेपर को सोक किया जाता है इन द कोलॉइडन सोल्यूशन, दैट इज 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि ये क्या होता है कोलॉइडन सोल्यूशन। ये होता है 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है, ओके। सो इसके बाद है प्रॉपर्टीज। इन सभी की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, जैसे कि इन सभी में भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो होंगी, ठीक है, बट इनके मोलिकुलर मासेस हाई होते हैं, तो इसके कारण ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज
काफ़ी लो मिलती है, तो इनके ऊपर हम फिर इसलिए सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर को ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमने उसी चैप्टर में ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से इनके बारे में देख सकते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन द सेकंड चैप्टर। इसके बाद आती है ब्राउनियन मूवमेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ब्राउनियन मूवमेंट होती है कि जो इसके अंदर होते हैं डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स, वो रैंडम मोशन में, रैंडम जिगजैग उनकी मूवमेंट होती रहती है। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड बोmbardment ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स विद डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स। जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक होते रहते हैं बार बार। मान लीजिए कि एक पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ, इस डायरेक्शन को गया, यहाँ से स्ट्राइक होकर उसका पाथ चेंज हो गया, इस तरफ गया, फिर उसका पाथ चेंज हो गया, फिर उसका पाथ चेंज हो गया, ऐसे ये रैंडमली एक जिगजैग मोशन में ही बने रहते हैं। ठीक है, तो यही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही जो है इसका जो ब्राउनियन मूवमेंट, जो इसका ये रैंडम मोशन है, वो इसकी स्टेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल है, स्टेबिलिटी हो जाती है इसके कारण। इसके बाद आता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिंडल इफेक्ट क्या है कि द फिनोमिना ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट ऑफ द बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटरिंग शो करते हैं लाइट की, जिसके कारण के जब कोई लाइट की बीम इनमें से पास करवाई जाती है तो उसके बीम का पाथ विजिबल हो जाता है, हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसके साथ इसका जो हेट्रोजीनियस बिहेवियर है वो शो हो जाता है। ये इसका एक छोटा सा यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, दिखाया गया। यहाँ से कोई बीम आई है, अगर हमने रास्ते में रखा है यहाँ पर रिव सोल्यूशन, तो इसमें उसका पाथ बिल्कुल नहीं विजिबल होगा, बट कोलाइडल सोल्यूशन में इसका पाथ हो जाएगा विजिबल। तो ऐसे हम इसके बारे में जान सकते हैं टिंडल इफेक्ट, जो कि आपने मॉर्निंग में किसी किसी स्मॉल होल में से अगर सनलाइट अंदर आ रही होती है तो हम उस रूम के अंदर प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स को भी अपनी आइज़ के साथ देख सकते हैं, वहाँ पर भी यही इफेक्ट शो होता है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो इसको ये इफेक्ट सिर्फ उसी टाइम होता है जब ये दो कंडीशन अप्लाई हो। एक तो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स का डायमीटर ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए दैन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और दोनों में डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का लार्ज वहाँ पर गैप होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। रिव्यू सोल्यूशन में ये इफेक्ट बिल्कुल नहीं शो होता। ओके, वो तो हमने यहाँ पर ही दिखा दिया था। सो नाउ इसके बाद आती हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली तो ये बात है कि कोलाइडल पार्टिकल्स पर होता है चार्ज। ठीक है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि ब्राउनियन मोमेंट थी। तो चार्ज ये इन पर क्यों आता है? ठीक है, इसका यहाँ पर ओरिजिन क्या है वो ये है, हमने आपको ऊपर भी बताया था कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशंस में से आयंस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू द सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस दीज पार्टिकल्स आर चार्ज्ड। अब आपको ध्यान से एक रूल याद रखना है कि कौन से आयंस उन पर अब्जॉर्ब होंगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, जो आयंस पहले से ही सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वही इन पर अब्जॉर्ब हो सकते हैं, और जो इनके पास भी हैं, यानी कि these those ions are absorbed which are common with their own lattice ions। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मान लीजिए हमने पोटाशियम आयोडाइड में सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया है, तो रिएक्शन होकर क्या बनेगा? सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे। अब सिल्वर आयोडाइड के पास दो आयंस हो सकते हैं, सिल्वर वाला या फिर आयोडीन वाला। तो सोल्यूशन में ऑलरेडी कौन से आयन थे? यहाँ पर आयोडाइड आयन, तो इसके पास भी आयोडाइड आयन है, तो इन दोनों में सेम आयन हो गया आयोडाइड, तो ये आयोडाइड आयन को अब्जॉर्ब करवा कर बना देगा नेगेटिव सोल। ठीक है, अगर हम इसके ऑपोजिट यूज करते, यानी कि AgNO3 का हम एक्वा सोल्यूशन लेते और ऊपर से हम पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन ऐड करते, तो भी AgI ही बनता, पर अब सोल्यूशन में Ag पॉजिटिव आयंस हैं, ऑलरेडी हैं, तो सोल्यूशन में और AgI में सेम आयंस हैं यहाँ पर Ag वाले, तो फिर Ag पॉजिटिव आयंस यहाँ पर अब्जॉर्ब होंगे, तो पॉजिटिव सोल बनेगी। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम हर साल अप्रोक्सीमेटली लगभग हर साल पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो जो ऊपर से ऐड होगा उसके साथ पहले यहाँ पर बन जाएंगे प्रेसिपिटेट, और जो आयन सोल्यूशन में ऑलरेडी ही प्रेजेंट है वही अब्जॉर्ब होगा। एक दो एग्जांपल्स यहाँ पर आपके लिए और बताई गई हैं, ये आप लोगों ने खुद रीड करनी है। ठीक है, ओके। सो नाउ अब इसके बाद क्या होगा आगे, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक जो टाइप के आयंस तो अट्रैक्ट हो गए, यानी कि अब्जॉर्ब हो गए, AgI के ऊपर आई वाले तो अब्जॉर्ब हो गए।
अब ये जो है नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, ये अपने ऑपोजिट चार्जेस को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और अपने ऊपर एक और चार्जेस यानी कि आयंस की एक लेयर फॉर्म कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड लेयर। और ये जो होती है सेकेंड लेयर, ये होती है मूवेबल लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, ये होती है मूवेबल लेयर, और ये जो अंदर वाली थी, ये जो अब्जॉर्ब होकर आई थी ये वाली, ये होती है फिक्स लेयर। और इन दोनों को हम यहाँ पर कलेक्टिवली बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड द हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, सो नाउ इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है फिक्स्ड एंड डिफ्यूज लेयर के बीच, दैट इज कॉल्ड द जीटा पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकैनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सभी डेफिनेशंस बहुत बार पूछी जाती हैं। इस पूरे चैप्टर में डेफिनेशंस ही डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो प्लीज इन्हें अच्छे से याद कर लें। ओके, तो आगे है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ हम किसी कोलाइडल सोल्यूशन की प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं, कोगुलेशन करवा सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है कि ये इसका ऑपरेटर्स यहाँ पर दिखाया गया है कि यू शेप की ट्यूब में इसको डालकर इलेक्ट्रोड्स रखकर उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है। इन पर होता है चार्ज, तो जो भी यहाँ पर होंगे ये कोलाइडल पार्टिकल्स, वो अपने ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ऊपर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस फिनोमिने को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के बीच यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख देते हैं, तो क्या होगा कि वो कोलाइडल पार्टिकल्स को रास्ते में रोक देगा और सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम ही वहां से पार होकर दूसरी तरफ जाएगा, जो उसकी ऑपोजिट चार्ज वाली होगी यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड। तो इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। इलेक्ट्रो ओस्मोसिस जो है वो डिपेंड करती है जीटा पोटेंशियल पर। अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल जीटा पोटेंशियल से हायर यूज करेंगे तो ही इलेक्ट्रो ओस्मोसिस हो पाएगी। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ से रीड जरूर कर सकते हैं। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी डेफिनेशंस अल्टरनेटिवली एग्जाम्स में आती रहती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 5 या 6 डिफरेंट एग्जाम्स के पेपर्स के सेट्स बनते हैं, उनके आगे बाद में ABC बनाए जाते हैं। सो टोटल हमारे पास जो डिफरेंट पेपर्स बन जाते हैं 15 तक बन जाते हैं। बट जो यहाँ पर एक टाइप के पेपर्स होते हैं वो सभी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो उन सभी में ही ये ऑलमोस्ट सभी कुछ ही वहाँ पर एंटर हो जाता है। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है कोगुलेशन ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशंस की प्रेसिपिटेशन अगर हमें करवानी हो, यानी कि उसमें जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन सभी को एग्रीगेट करवाना हो, उनके सभी के प्रेसिपिटेट बनाने हो, तो हमें कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट को एक्सेस में ऐड कर देना है जिस पर के चार्ज उस कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज के ऑपोजिट हो, तो उसकी वहाँ पर कोगुलेशन हो जाएगी, या हम इसको बोल सकते हैं फ्लोकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इनके लिए एक रूल बनाया गया है, दैट इज द हार्डी शेड्यूल रूल। वो हमें यही बताता है कि जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं सिर्फ वही इफेक्टिव होते हैं प्रेसिपिटेशन के लिए या फिर कोगुलेशन के लिए। तो इनकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि अगर हम कोई पॉजिटिव आयन ऊपर से ऐड कर रहे हैं तो 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, जितना ज़्यादा उस पर चार्ज होगा उतना ही उसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी, मतलब कि उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में वो जो है वो कोलाइडल पार्टिकल्स की यहाँ पर कोगुलेशन करवा पाएगा। ठीक है, तो ये आपको हार्डी शेड्यूल रूल्स याद रखने हैं। तो एक बात जो है वो NCERT प्रॉब्लम्स में ये भी पूछी जाती है कि हम हार्डी शेड्यूल रूल में कौन सी मॉडिफिकेशन शो कर सकते हैं। वो ये है कि हम इलेक्ट्रोलाइट की जगह पर ऑपोजिटली चार्ज सोल को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक सोल में दूसरी सोल ऐड कर दो तो भी हो सकती है कोगुलेशन। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार ही पूछी गई हैं। अगर आपकी सोल पर चार्ज है नेगेटिव, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन रहेगा? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, क्योंकि उसका चार्ज सबसे ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, क्योंकि उसका चार्ज सबसे छोटा है। जितनी ज़्यादा वैलेंसी यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो ऑपोजिटली चार्ज हमें चूज़ करना है। अगर होगी पॉजिटिव तो यहाँ पर हमें चार्ज देखना है नेगेटिव, तो जिसका सबसे ज़्यादा है वो वाला सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो कोगुलेटिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द कोगुलेटिंग वैल्यू। मतलब कि कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है कि हमें इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कितना यूज़ करना है। अगर उसकी पावर ज़्यादा होगी तो वो उतना ही लो अमाउंट में यूज़ होगा। ठीक है, इसके अलावा कोगुलेशन के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई, या फिर मैंने आपको बताया कि 2 ऑपोजिटली चार्ज सोल्स को यूज़ कर लें, दैट इज़ द म्यूचुअल कोगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर करवा सकते हैं परसिस्टेंट डायलिसिस, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। उसके साथ क्या होता है कि सभी इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, आयंस होते हैं, वो उसमें से बाहर चले जाते हैं और बाद में जो है वो हमारे
कोलाइडल सोल हो जाती है अनस्टेबल, क्योंकि सभी के सभी आयंस ही बाहर निकल जाते हैं, तो वो अनस्टेबल होकर वहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो बाय द बॉइलिंग या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज जो हमने ऊपर रीड किया था हार्डी शेड्यूल रूल में, ठीक है। तो ये सभी डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर द कोगुलेशन। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सिंपल सी यहाँ पर आपके लिए सिर्फ रह जाते हैं टॉपिक दे जो है यहाँ पर कोगुलेशन ऑफ द आयोफिलिक सोल्स। आयोफिलिक सोल्स की कोगुलेशन होना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इन पर जो है वो चार्ज एंड सोल्वेशन जो होती है इनके कोलाइडल पार्टिकल्स की, उसके कारण इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। बट इनमें भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर या फिर कोई सूटेबल सोलवेंट ऐड कर इनकी जो है वो कोगुलेशन की जा सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई हमारे पास हाइड्रोफिलिक सोल है, तो उसमें हम अगर अल्कोहल या फिर एसीटोन जैसे कोई और सोलवेंट ऐड हो जाए, तो फिर उसकी डिहाइड्रेशन होकर उसकी कोगुलेशन की जा सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ द कोलाइड्स, ठीक है, किसी आयोफोबिक जो होती हैं सोल्स, उनको प्रोटेक्शन करवाने के लिए हम उसमें लायोफिलिक कोलॉइड्स को उनके अंदर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उनमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, उनकी सोल्वेशन ज़्यादा हुई होती है। So when a lyophilic soul is added to the lyophobic soul, the lyophilic particles form a layer around the lyophobic particles, यानी कि ये है lyophobic, इनके आसपास आ जाएंगे लायोफिलिक पार्टिकल्स, जो कि बाद में इनकी कोगुलेशन होने से रोक देंगे। सो देयर फोर लायोफिलिक कोलाइड्स आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दी गई हैं, एनसीईआरटी हो या फिर कोई भी बुक हो चैप्टर के एंड में, ठीक है, जिसमें से कि दो जो कि बहुत बार आ चुकी हैं एग्जाम्पल्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ कोलाइडल सॉल्यूशंस की, ठीक है। एक तो है यहाँ पर टैनिंग। तो इसमें क्या होता है कि एनिमल हाइड यानी कि जो उनकी स्किन होती है वो कोलाइडल नेचर की होती है, तो उस पर हम when a hide which is a positively charged particle is soaked in a tannin, जिस पर के ऑपोजिट चार्ज होता है, ये भी एक टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, जिनको के यूज किया जाता है, which contains the negatively charged colloidal particles। तो हमने दो ऑपोजिटली चार्ज्ड कोलाइड्स को ऐड कर दिया, तो अब इनकी हो जाएगी म्यूचुअल कोगुलेशन टेक्स प्लेस। दिस रिजल्ट्स इन द हार्डनिंग ऑफ द लेदर, ठीक है। तो जो एनिमल स्किन से हम फॉर्म करते हैं लेदर, वो इसके साथ हार्ड हो जाता है जब इनके हम कर देते हैं टैनिंग, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज द टैनिंग। आल्सो क्रोमियम साल्ट्स आर आल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ द टैनिन। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा इन द रिवर्स, ठीक है। रिवर वाटर में होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ द क्ले होता है वो, ठीक है। सो सी वाटर कंटेन्स ए नंबर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो सी वाटर में है इलेक्ट्रोलाइट, रिवर वाटर होता है एक कोलाइडल सोल्यूशन। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ रिवर में जो होते हैं क्ले वाले जो होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, उनकी हो जाती है कोगुलेशन, और वो फिर एक जगह पर डिपॉजिट होकर वहाँ पर बना देते हैं डेल्टा, ठीक है। तो इसके अलावा जितने भी और ऐसे वहाँ पर एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने रीड करनी है, और बाकी के सभी टॉपिक्स जो मैंने वीडियो में स्किप किए हैं वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं। कैटालाइसिस के साथ रिलेटेड सभी टॉपिक्स, या फिर एंजाइम के साथ, या फिर इमल्शंस के साथ, वो सभी टॉपिक्स आप लोगों को स्किप कर देने हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी से में भी उसके साथ रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने स्किप कर देना है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड हम कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि ये सभी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग ये सभी जो हैं प्रॉब्लम्स, इनकी प्रैक्टिस खुद भी सोल्व कर सकते हैं। इनकी फाइल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।